नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आप सभी का स्वागत है। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में बात करते हैं कि आज के न्यूज़पेपर से यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आज कुछ अच्छे आर्टिकल्स आए हैं तो उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, सो क्या क्या आर्टिकल्स है आज। असम प्रपोजेज जेल टर्म हैवीनेस फॉर पॉलीगैमी। ठीक है, पॉलीगैमी के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलीगैमी देखेंगे, मोनोगैमस देखेंगे, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्रियस देखेंगे। ठीक है, सीएम लॉन्चेस 70 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, तो हम इसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में बात करेंगे और भी जितने भी हेल्थ इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट है वो देखेंगे। ओके, जितने भी हेल्थ इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट है, सेस एम्स टू मेक दिल्ली मेडिकल हब। ओके, ट्रम्प एंड मोहम्मद बिन सलमान समिट 1 ट्रिलियन अमंग फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करेंगे कि सऊदी अरेबिया यूएसए में इन्वेस्टमेंट करने वाले, मतलब ही यूएसए को सऊदी अरब के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। थोड़ा देखेंगे इसमें और क्या क्या है। ठीक है, अ लैंडमार्क लॉ इन 2013 इट नीड्स स्पाइन इन 2025। बेसिकली यहाँ पे पोस्ट एक्ट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, पोस्ट एक्ट के बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओवर 80% नेशन गॉट लोन्स फ्रॉम चाइना लास्ट 2 डिकेड्स। 2001 से लेके 2023 तक 80% नेशन गॉट लोन्स फ्रॉम चाइना। मैं देख रहा हूँ चाइना कैसे डेब्ट ट्रैप पॉलिसी फैला रहा है, और सबसे ज़्यादा लोन किसको दिया पता है? यूएसए को। यूएसए इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ चाइनीज लोन। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट डज द ड्राफ्ट सीड बिल एंटेल, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके। रुपी इज एशियाज वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी, रुपी का वैल्यू और ज़्यादा गिर रहा है, क्यों, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल से। ठीक है, असम प्रपोजेज जेल टर्म हैवी फाइन्स फॉर पॉलीगैमी। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। ओके, सो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में कुछ उतना खास है। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर यही है, देख लीजिए। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने राम मंदिर पे झंडा लहरा दिया है। ओके, ये है असम, बिहार कैबिनेट, ये देख लीजिए। सो मोस्टली पॉलिटिकल न्यूज़ है, हम ये डिस्कस करेंगे। और दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है पॉल्यूशन का लेके, वो तो आप देख रहे हो, तो उसके लिए एंटी प्रोटेस्ट चल रहा है, वो भी देखेंगे। ठीक है, हालांकि इसको मैं डिस्कस करने लायक कुछ नहीं, मैंने कल पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे जिस घर से हिडमा निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे, मतलब पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को लेके उसमें टॉपिक जोड़ दिया अपना माओइस्ट का। ठीक है, सो देखिए वो क्या है, यूपीएससी एग्जाम्स के लिए उतना भी ये नहीं। एसआईआर के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ममता बनर्जी पहले बोलती है कि यहाँ पे घुसपैठ है, अब घुसपैठ को हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एसआईआर कर रही है, तो ये करने नहीं दे रही है। ओके, ठीक है, और भी देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यही आज का न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पॉलीगैमी होता क्या है? एक पति 3-4 पत्नियाँ, ये होता है बेसिकली पॉलीगैमी। ठीक है, तो ये है आज का आर्टिकल। इसमें देखिए, असम प्रोहिबिशन फॉर पॉलीगैमी बिल 2025 लाया, इंट्रोड्यूस इन द असम लेजिस्लेटिव असेंबली, मेक्स पॉलीगैमी अ क्रिमिनल ऑफेंस। पॉलीगैमी एक क्रिमिनल ऑफेंस हो गया अपना असम में। ठीक है, अप्लाइज रेसिडेंट ऑफ असम, बेसिकली रेसिडेंट ऑफ असम के लिए, लेकिन उन पे भी लागू है कि जो मेल, जो आदमी असम में एक वाइफ है प्लस किसी और स्टेट में, जैसे असम हो गया तो अरुणाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र या कर्नाटका, यहाँ पे भी एक वाइफ है, तो इवन इफ सच मैरिजेस आर परफॉर्म आउटसाइड असम, तो वो भी पनिशेबल ऑफेंस है। ओके, शेड्यूल्ड ट्राइब एक्सक्लूडेड है। ठीक है, अपने इंडिया में कितने शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं? टोटल 700 के आसपास, समथिंग अराउंड, वैरी करता है कहीं कहते किसी, क्योंकि कोई जो शेड्यूल्ड ट्राइब है किसी स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है। ठीक है, 6 शेड्यूल एरियाज, ऑटोनोमस काउंसिल, मैंने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में बताया ऑलरेडी। ठीक है, तो ये दोनों एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम दिस एक्ट। और असम में कितने हैं? 1 2 3 4 है शेड्यूल एरिया। असम में कितने हैं? 4 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है, 4 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, 4 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है। अब ये कौन कौन से, ये आप मुझे सर्च करके बताओगे। ओके,
नेक्स्ट, पनिशमेंट प्रपोज्ड फॉर एंटरिंग इनटू हाइडिंग अ सेकेंड मैरिज। पहले तो हमने बता दिया कि शादी करेगा, पॉलीगैमी रहेगा तो वो पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन अगर छुप छुप के शादी किया तो भी पनिशेबल ऑफेंस है। जेल टर्म 7 years, फाइन 5 लाख। ऑफेंस बिकम डबल पनिशेबल इफ द एग्जिस्टिंग मैरिज कंटिन्यूज टू वैलिड एंड द पर्सन नोविंगली हाइड्स मिसलीड्स द स्पाउस। मतलब वही हो गया कि घर वाली बाहर वाली, वो वाला सिस्टम हो गया कि घर पे पता नहीं और बाहर ऑलरेडी सेट है, तो उस पर भी पनिशेबल ऑफेंस है। ओके, ये है। अब बेसिकली ये लॉ लाया क्यों गया? क्योंकि देखिए पॉलीगैमी से विमेंस को प्रॉब्लम तो होती है। पॉलीगैमी से मोस्टली आप देखोगे तो पॉवर्टी में भी जाते हैं, ठीक है, गरीबी भी आती है पॉलीगैमी से। ओके, सो वुमेन सेंट्रिक प्रोटेक्शन यही है ना। स्टेट सेज इट्स अ गोल टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम फ्रॉडलेंट फोर्स्ड पॉलीगैमी, स्ट्रीमलाइन सोसाइटी। देखिए ये फोर्स्ड पॉलीगैमी है, ठीक है। कर प्रैक्टिस दैट में एक्सप्लॉइट वुमेन इकोनॉमिकली और सोशली। वुमेन का जो वैल्यू होता है ना, पॉलीगैमी की वजह से डिग्रेड हो जाता है, ये फैक्ट है, ठीक है। जुरिस्डिक्शन आउटसाइड द स्टेट, एक्सक्यूज मी गाइस, हाँ ठीक है। जुरिस्डिक्शन आउटसाइड द स्टेट, आसाम रेसिडेंट कैनॉट एस्केप लाइबिलिटी बाय डूइंग सच मैरिजेज इन अनदर स्टेट। जो मैंने आपको बोला, अगर आसाम में है और उस बंदे ने बाहर भी शादी किया तो भी पनिशेबल है, ठीक है। नो इम्पैक्ट ऑन शेड्यूल ट्राइब, जैसे हमने बात किया 6 शेड्यूल और शेड्यूल ट्राइब को नो इम्पैक्ट है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एंगल क्या है? पॉलीगैमी इन इंडिया हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोहिबिटेड है, ठीक है। बैंस पॉलीगैमी, हिंदू में सिर्फ एक शादी, एक पति एक पत्नी। ओके, स्पेशल मैरिज एक्ट में मोनोगैमस, इसमें भी नहीं है। ओके, मुस्लिम पर्सनल लॉ हिस्टोरिकली अलाउड पॉलीगैमी, मुस्लिम पर्सनल लॉ ने अलाउ किया है पॉलीगैमी। ओके, आर्टिकल 20 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, स्टेट में रेगुलेट सेक्युलर एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस। कोर्ट हैव हेल्ड पॉलीगैमी इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस। पॉलीगैमी एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है कि इसके बिना धर्म नहीं चलेगा, ठीक है। तो पॉलीगैमी बंद करा सकते हो, ठीक है। इट्स नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, स्टेट कैन प्रोहिबिट इट। ओके, फेडरल एंगल, मैरिज एंड डाइवोर्स कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लॉज अलाउड इफ दे डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट सेंट्रल लॉ। तो हमने स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, ठीक है, कि सेंट्रल लॉ प्रिवेल करता है स्टेट लॉ, ये स्टेट लॉ से, ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट, व्हाई दिस लॉ नाउ? contextual analysis, government's argument, polygamy is being misused to exploit women। आपने देखा होगा पॉलीगैमी विमेन को मिसलीड किया जाता है बहुत जगह पे, ठीक है। और जैसे गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक बैन किया था, बैन ओरल तलाक, तो ये सब चीज़ों की वजह से वुमेन मिसलीड तो होती है, विमेन मिसलीड तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इट्स नो डाउट। ओके, create unequal and affects human rights, law will ensure uniformity in personal law। अब यूनिफॉर्मिटी पर्सन, ग्रेजुअल मूवमेंट टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपको पता है सिविल कोड कहाँ कहाँ पे अप्लाइड है? अपने इंडिया में, उत्तराखंड में, उसके अलावा गोवा में, क्योंकि गोवा में आपको पता है हिस्टोरिकली वहाँ पे गोवा में पोर्टुगीज था, तो उन लोगों ने पोर्टुगीज ने एक लॉ बनाया था, उसके हिसाब से चल रहा, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से अलाइन करता है थोड़ा सा, ठीक है। सो political and social context, Assam has previously conducted a survey on child marriage and started police action against offenders. The bill is a part of broader social reform efforts by the state. Definitely social efforts, क्योंकि देखिए चाइल्ड, इसमें बताया ना मैरिज, चाइल्ड मैरिजेस की वजह से प्रॉब्लम होता है, माल न्यूट्रिशन, एनीमिया जैसी बीमारियां भी होती है, अर्ली प्रेगनेंसी वगैरह जो होता है उससे चाइल्ड एबनॉर्मल ये होता है, जो बच्चा होता है पैदा वो एबनॉर्मल होता है कि नहीं? क्योंकि अगर 16 साल की उम्र में अगर एक बच्चे को जन्म दे रही है, 16 साल की उम्र में अगर एक बच्चे को जन्म दे रही है, तो इसका मतलब उसके हेल्थ पे इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब बताया गया। तो असम गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है, प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव है, ठीक है, ताकि मेन और वुमेन को इक्वल पोर्शन पे ला सके, ठीक है, वरना एक का वैल्यू ऊपर एक का वैल्यू नीचे, तो पॉलीगैमी की वजह से वुमेन का वैल्यू नीचे आ जाता है। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, सीएम लॉन्चेस 70 आयुष्मान आरोग्य मंदिर।
ओके, थोड़ा आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा गवर्नमेंट के और कौन कौन से हेल्थ इनिशिएटिव है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो दिल्ली चीफ मिनिस्टर 70 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक है। ये जो पहले दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक था ना, उसके जैसा ही है लेकिन थोड़ा एडवांस वर्जन है, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और वैसे तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऑल ओवर इंडिया में है बट रिमोट एरिया पे नहीं है। कल ही मैंने पढ़ाया था प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ जो अपना कहाँ पे, मेलघाट, जो महाराष्ट्र का अमरावती डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र का अमरावती डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो रहा है, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी ज़्यादा हो रहा है, तो उस वजह से हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर को भी थोड़ा पढ़ा था, ओके। टोटल नंबर प्लान, इतना मतलब ये टारगेट है, ठीक है, टारगेट है जन आरोग्य वाला। तो देखते हैं गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, फेडरल एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, और एंट्री नंबर 6 में हेल्थ एंड सैनिटेशन, ठीक है। एंट्री नंबर 6, दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, सो हेल्थ डिसीजन ऑकर्स थ्रू इलेक्टेड गवर्नमेंट, सीएम, मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, ओके। स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर अलाइन विद द आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर, दे प्रोवाइड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, अर्ली डायग्नोसिस, कंटिन्यूटी केयर। फिर भी अगर आप वर्ल्ड का इंडेक्स देखो ना, तो वर्ल्ड के इंडेक्स में जो अपना हेल्थ वाला जो इंडेक्स है, इंडिया थोड़ा पीछे आता है, ठीक है। सो अकाउंटेबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, गवर्नमेंट एक्यूजेज प्रीवियस सिस्टम मोहल्ला क्लिनिक, ये था पहले का मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, ठीक है। तो उसमें क्या था, पुअर स्टाफिंग, तो इसमें ये यूपीएससी वाइज नहीं है, फिर भी आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। सो नेशनल हेल्थ इनिशिएटिव, अपने इंडिया में कितने नेशनल हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने कौन कौन से पॉलिसीज लाए हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज लाए हैं जिससे अपने इंडिया में हेल्थ इनिशिएटिव को बढ़ा सके। जैसे आपने देखा था एम्स हो गया, ठीक है, एम्स हो गया, और बहुत से हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं, ओके। आयुष्मान भारत फ्लैग प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, 5 लाख पर फैमिली, ये आपको पता ही है, ठीक है। कैशलेस ट्रीटमेंट इन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल, हेल्थ वेलनेस सेंटर्स, ट्रांसफॉर्मिंग सब हेल्थ सेंटर इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, 12 सर्विस इंक्लूडिंग एनसीडी, ये सब आपको पता ही है। नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ओके। सो ये सब देखिए पॉलिसीज तो इंडिया में बहुत बनते हैं लेकिन इफेक्टिव बहुत कम होते हैं, ठीक है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये भी है, और कौन सा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ठीक है। डिजिटल हेल्थ मिशन है, डिजिटल हेल्थ आईडी बनेगा, आपको पता है एक आभा पोर्टल आता है आयुष्मान भारत, तो आभा पोर्टल पे जाके आप जो एम्स वगैरह हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे वगैरह ये सब होता है, फ्री में इलाज वगैरह होता है, आभा, ठीक है। और एक आता है ब्रीफकेस, आता है ऐसे ब्रीफकेस, ब्रीफकेस, यहाँ पे आईडी बनाना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, आपके सारे हेल्थ रिकॉर्ड उसमें रखे जाएंगे। टेलीमेडिसिन, ई संजीवनी, ठीक है, जहाँ पे सस्ते में दवाइयाँ मिलती हैं, ठीक है। अदर नेशनल प्रोग्राम, मिशन इंद्रधनुष, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जननी सुरक्षा योजना, टीबी मुक्त भारत अभियान, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कैंसर डायबिटीज़। आपने इंडिया का एक मिशन सुना होगा 90% 90 इंटू 90, तो ये टीबी से रिलेटेड है, ठीक है, ये टीबी से रिलेटेड है, ओके, कि 90% टीबी खत्म करना है, 90% पेशेंट को पहचानना है कौन टीबी से ग्रस्त है, ठीक है। तो ये सब है। अब मेंस में ऐसे सवाल आ सकते हैं, ऐसे सवाल आ सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं, लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसका आंसर लिख रहे हो तो राहुल ठाकुर एजुकेशन में आप आंसर लिख के पोस्ट कर सकते हो, मैं चेक करके आपको उसी में आपको फीडबैक दे दूंगा, ठीक है। राहुल ठाकुर एजुकेशन टेलीग्राम चैनल, आप ये आंसर लिखो और इस पर पोस्ट करो, मैं इसका एनालिसिस करके आपको
उसी में फीडबैक में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पे आंसर राइटिंग डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी यूपीएससी का आंसर राइटिंग का टाइम आ चुका है। जिनका मेंस नहीं हुआ है तो उनका आंसर राइटिंग का टाइम आ चुका है। तो अभी हमें कब तक, जनवरी तक आंसर राइटिंग करना है, जनवरी फरवरी तक आंसर राइटिंग करना है, ठीक है। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई से प्रीलिम्स की तैयारी करना है। सो नेक्स्ट, ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान समिट 1 ट्रिलियन अमंग फ्रेंड्स। तो ये है सऊदी अरेबिया का मैप। कौन कौन सा कंट्री बाउंड्री शेयर करता है आप ये भी देख सकते हो, क्योंकि यूपीएससी मेजरली ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इस कंट्री से कौन कौन सा कंट्री बाउंड्री शेयर करता है। तो सऊदी अरेबिया से कौन है, जॉर्डन है, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं, यहाँ पे आप देखोगे तो गल्फ ऑफ अकाबा है, यहाँ पे ये वाले पोर्शन में आप देखोगे तो गल्फ ऑफ अकाबा है, ठीक है। इजराइल नहीं है, ओके, क्योंकि देखिए जॉर्डन से इजराइल है, तो जॉर्डन हो गया एक, सीरिया हो गया 2, जॉर्डन, नेक्स्ट इराक, कुवैत, बहरीन से मैरीटाइम है, बहरीन से मैरीटाइम बॉर्डर है, ठीक है। कतर से है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, यमन। तो ये सारे कंट्रीज सऊदी अरब को बॉर्डर शेयर करते हैं। अब इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान इनके बीच में डील हुआ, डील में ये हुआ कि दोनों का पार्टनरशिप होगा। सऊदी अरेबिया 1 ट्रिलियन तक यूएसए में इन्वेस्ट करेगा, 1 ट्रिलियन तक। आप सोच रहे हो सऊदी अरेबिया का जीडीपी समथिंग अराउंड उतना ही है, समथिंग अराउंड उतना ही है, ओके। तो इतना तक करेगा, ठीक है। तो देखते हैं, मोहम्मद बिन सलमान ड्रिवन बाय मैसिव 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट पैकेज, द समिट मार्क्स न्यू ट्रैजेक्टरी इन द पोस्ट वर्ल्ड वार। क्यों, देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे यूएसए और सऊदी अरेबिया का रिलेशनशिप के, कि 60 साल से इनका रिलेशनशिप कैसा है, 60 ईयर से। 1945 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ये सऊदी अरेबिया के राजा ने डील साइन किया था। तो तभी से लेके इनका जो कैसे बीच बीच में इनका रिलेशन खराब हुआ, कैसे यूएसए दुनिया का सबसे लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर निकला। अभी अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर कौन है, वो है यूएसए। रिजर्व कौन है क्रूड ऑयल का, वेनेजुएला है, लेकिन प्रोड्यूसर कौन है, प्रोड्यूसर यूएसए है, ठीक है। जियोपॉलिटिकल रिलायमेंट अफेक्टिंग चाइना, रशिया एंड इजराइल, इंडिया। थोड़ा ये देखेंगे कि जो ट्रंप है, यूएसए, ये सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट पे फोकस कर रहा है, ओके। सो बैकग्राउंड ऑफ यूएस सऊदी अरेबिया रिलेशन, 80 साल का रिलेशन बॉर्न अबाउट द यूएस क्विंसी बिटवीन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड किंग अब्दुल अजीज, ओके, एंकर्ड ऑन ऑयल फॉर सिक्योरिटी। और ये कब साइन हुआ था, हम आपको ऑयल देंगे, आप हमें सिक्योरिटी दो, ठीक है। यूएस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, सऊदी इंश्योर्स एनर्जी स्टेबिलिटी। कोल्ड वार, पोस्ट कोल्ड वार में यूएस डिपेंड्स सऊदी ऑयल, सऊदी डिपेंड्स ऑन यूएस मिलिट्री अम्ब्रेला। यूएस सऊदी अरेबिया के ऑयल पे डिपेंड है, और सऊदी अरेबिया अभी आपको पता है दुनिया का सबसे सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट वेपन इंपोर्टर कौन है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है। टॉप 10 वेपन इंपोर्टर्स में देखोगे ना आप, टॉप 10 वेपन इंपोर्टर्स, यूक्रेन, इंडिया, सऊदी अरेबिया। अच्छा, ये अभी शायद से लेटेस्ट डेटा होगा, 2020-24 का है ना, हाँ। तो सऊदी अरेबिया भी चौथे नंबर पे आ गया। पहले नंबर 1 पे था, फिर नंबर 2 पे आया, नंबर 1 पे इंडिया चला गया था, उसके बाद अभी नंबर चौथे पे सऊदी अरेबिया, ठीक है। ये है, ओके। सो यूएस डिपेंड ऑन सऊदी ऑयल, सऊदी डिपेंड्स ऑन यूएस मिलिट्री। तो क्राइसिस बीच बीच में क्या हुआ था इनके रिलेशनशिप में, देखिए 1973 में ऑयल एम्बार्गो हुआ था। इस ऑयल एम्बार्गो की वजह से ओपेक का फॉर्मेशन हुआ था। ये ऑयल एम्बार्गो क्यों हुआ था पता है, आपने योम किपुर वॉर सुना है, योम किपुर वार, इसमें इसराइल का थोड़ा था ये, तो हम कभी डिस्कस करेंगे ऑयल एम्बार्गो और ओपेक का, ठीक है। इसमें आपको इसराइल का कनेक्शन मिल जाएगा योम किपुर वॉर से, ठीक है। 1980 आर्म परचेज फ्रॉम चाइना, ठीक है। ऑयल एम्बार्गो के बाद जो सऊदी अरेबिया है इसने क्या किया, ये डायरेक्ट जाके चाइना से, चाइना को जानता भी नहीं था, रिलेशनशिप डेवलप हुए भी नहीं थे, उसके बाद भी चाइना से वेपन खरीदने लगा। पहले दिन क्या साइन हुई थी, प्रोडक्शन सऊदी एनर्जी
यूएस प्रोवाइड प्रोटेक्शन, कि हम यूएसए से आर्म्स खरीदेंगे, वेपन्स खरीदेंगे, लेकिन ये चाइना से खरीदने चला गया सऊदी अरेबिया, वहाँ पे दरार आए। यमन वॉर टेंशन, यमन में जो वॉर हुआ था वो हुआ। खास होगी असैसिनेशन 2018 में, यूएस शेल रिवॉल्यूशन, ये समथिंग अराउंड 2005 के आसपास हुआ, जब यूएस ने अपना टेक्नोलॉजी का यूज़ करके शेल गैस फाउंड किया और क्रूड ऑयल का डेवलपमेंट प्रोडक्शन शुरू कर दिया। अभी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल है यूएसए, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं रिसेंट ट्रेंड, यूएस पाइवट टू एशिया, सऊदी डाइवर्सिफिकेशन विजन 30, चाइना इनरोड्स टू गल्फ पॉलिटिक्स, ट्रम्प एम्बियस अंडरस्टैंडिंग इज रीडिफाइनिंग द रिलेशनशिप। मतलब अभी वो अपना रिलेशनशिप, और जो ट्रम्प है ना, मिडल ईस्ट पे अपना पकड़ जमाने की कोशिश में है। इजराइल से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है, इजराइल से तो है ही दोस्ती अच्छी खासी, सऊदी अरब से करेगा, यूएई से करेगा, ठीक है। फिर जाके ईरान को सबक सिखाएगा, ईरान के पीछे पड़ा है वो, ठीक है। आपने एक सुना होगा JCPOA, इसके तहत ईरान पे यूएसए ने सैंक्शन लगाया है, यूएसए ने सैंक्शन लगाया है। ठीक है, तो ये है, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो जायंटिक इन्वेस्टमेंट पैकेज, सऊदी अरेबिया कमिटेड टू 1 ट्रिलियन FDI इन द यूएस, 1 ट्रिलियन FDI, 1 ट्रिलियन बहुत ज़्यादा होता है, नियरली 3 to 4% ऑफ यूएस GDP। फंड्स चैनल थ्रू पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, यूएस टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सेक्टर, वेपन प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, इस तरीके से अलग अलग तरीके से 1 ट्रिलियन तक का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। इससे सऊदी अरेबिया को क्या फ़ायदा है? यूएसए में इन्वेस्ट करें तो सऊदी अरब को क्या फ़ायदा है? सऊदी अरब को फ़ायदा है 142 बिलियन यूएस आर्म्स सेल टू सऊदी अरेबिया प्लान, यूएस रिन्यू रोल सऊदी अरेबिया प्राइमरी सिक्योरिटी पार्टनर। मतलब अब सस्ते से सस्ते में सऊदी अरेबिया को वेपन्स प्रोवाइड कराएगा यूएसए, ठीक है। सऊदी प्लेज टू सपोर्ट नाटो ग्रेड स्ट्रैटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये कोई डिफेंस एग्रीमेंट है जहाँ पे ये बात होगा कि अगर जैसे ईरान इस शिया कंट्री और सऊदी अरेबिया इस सुन्नी कंट्री क्लैश होते रहते हैं, ईरान और सऊदी अरेबिया में क्लैश होते रहते हैं, तो उससे यूएस प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। हालांकि सऊदी अरेबिया को उतने प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में पावरफुल है, लेकिन वेपन के हिसाब से उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, ठीक है, लेकिन ईरान के पास है, ठीक है। तो उससे उसको प्रोटेक्शन चाहिए रहेगा, ओके। हाईटेक AI पार्टनरशिप, यूएस टू सप्लाई न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन, जैसे कि सिविल न्यूक्लियर डील में, सिविल न्यूक्लियर डील, ओके। एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी, यूएस के पास 5th जनरेशन है, ठीक है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ये भी प्रोवाइड करा सकता है, ओके। स्टेट ऑफ द आर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कौन है? ओपन एआई क्या है, ChatGPT, और भी बहुत सारे इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, ठीक है। सऊदी एम्स टू बी अ ग्लोबल AI हब थ्रू नियोम विजन 2030, जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट, अटेम्प्ट टू बिल्ड एंटी ईरान कोलिशन, जैसा मैंने बोला एंटी ईरान कोलिशन, ठीक है। ईरान के पीछे पड़ा यूएस है, ईरान से सऊदी अरेबिया भी नफरत करता है, ठीक है। काउंटर चाइना's राइजिंग इन्फ्लुएंस इन द सऊदी ऑयल परचेज एंड रीजनल पॉलिटिक्स। अभी आगे चाइना का बारे में पढ़ेंगे, चाइना कैसे डेब्ट ट्रैप पॉलिसी यूज करके ऑल ओवर इंडिया को लोन दिया हुआ है, यूएसए को भी दिया है, पढ़ते हैं, ठीक है। रिड्यूस रशिया सऊदी टेंशन विथ OPEC कंट्रीज। Why the deal is significant for the US? Secure the world's largest oil exporter. अभी सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है, ठीक है। प्रोड्यूसर तो कौन है? प्रोड्यूसर तो है यूएसए, ठीक है। लेकिन आपको पता है ऑयल प्रोडक्शन में भी पोल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, तो यूएस को प्रोडक्शन से ज़्यादा वो चाहे कि मैं इंपोर्ट ही कर लूँ, ठीक है। तो सिक्योर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर एज लॉन्ग टर्म अलाइव, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ सऊदी ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स चाइना, ठीक है। चाइना अपना डेब्ट ट्रैप पॉलिसी फैला रहा है और उसका एक मिशन है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो ये हर जगह पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फैला रहा है, कंट्री टू कंट्री कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि चाइना का भी जो GDP है ना $19 ट्रिलियन है, $19 ट्रिलियन, वहीं यूएसए का 30 है, तो क्लोज तो है। और इंडिया का कितना है? 4.1 ट्रिलियन,
$4.1 ट्रिलियन, बहुत कम है। फॉर सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के बेनिफिट क्या है? सिक्योर लॉन्ग टर्म यूएस सिक्योरिटी कवर, ओके, अगेंस्ट ईरान, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ओके, देखिए ईरान जो है ना, ईरान में 90% शिया मुस्लिम है, शिया मुस्लिम, और 10% सुन्नी है। ओके, और वहीं अगर आप सऊदी अरेबिया में देखो, सऊदी अरेबिया में देखो तो यहाँ पे 95% सुन्नी मुस्लिम है, सुन्नी मुस्लिम है, और 5% शिया मुस्लिम है। तो दोनों के बीच में बनने वाली तो नहीं है, 36 का आंकड़ा है। ओके, सिक्योर लॉन्ग टर्म, ठीक है, हेल्थ सऊदी विजन 2030, डाइवर्सिफिकेशन टेक्नोलॉजी में, टूरिज्म में, लॉजिस्टिक, ग्रीन हाइड्रोजन। अभी आपने देखा सऊदी अरेबिया, यूएई, ये पेट्रोलियम से हट के कुछ और कर रही है। क्या क्या कर रही है? ये लोग टूरिज्म पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लॉजिस्टिक एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है जो अभी रिन्यूएबल एनर्जी का जो चल रहा है, दौर चल रहा है, ये एक टाइम पे जो ऑयल है उसका डिमांड कम कर देगा, तो इसीलिए अभी टूरिज्म पे फोकस कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म विजन है इनका। ओके, मैसिव वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट रेपुटेशन बूस्ट, रिड्यूस चाइनाज डिपेंडेंट इन टेक एंड सिक्योरिटी, चाइना का प्रेजेंस कम कर रहे हैं लोग। अब देखिए जियोपॉलिटिकल एंगल्स, इम्पैक्ट ऑन ईरान, यूएस सऊदी अलाइनमेंट इंक्रीजेस प्रेशर कुड अंडरमाइन ईरान रशिया चाइना एक्सिस, ईरान रशिया चाइना का एक्सिस है, पता है ना। तो डिसरप्ट ईरान्स ऑयल मार्केट एडवांटेज। इम्पैक्ट ऑन इसराइल, इसराइल में क्या इम्पैक्ट होगा? इसराइल में इम्पैक्ट ये होगा कि एडवांस ऑफ रियाद टेल अवीव नॉर्मलाइजेशन इज नोटेबल। टेल अवीव ये अपना इसराइल में है, रियाद सऊदी अरेबिया का कैपिटल, इनके बीच में रिलेशन नॉर्मलाइज हो जाएंगे। क्यों? यूएस इसका भी दोस्त, सऊदी अरेबिया का, यूएस इजराइल का भी दोस्त, तो दोनों के बीच में नॉर्मलाइजेशन होगा। तो प्रेशर किससे पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा जो मेजरली ईरान हो गया, ठीक है, यमन हो गया, ओमान हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। खास होगी, नोटेबल खास होगी गाजा वॉर एंड डोमेस्टिक सऊदी पॉलिटिक्स प्रिवेंट ड्रामेटिक मूव, ठीक है, ये ड्रामेटिक मूव प्रिवेंट करेगा। जैसे यूएस ने बहुत बार, ये जो है ना खास होगी, ये सब के असैसिनेशन में और भी जो टेररिस्ट असैसिनेशन, उसमें भी बहुत काम किया है यूएसए ने। तो ये सब पे जो है ना, यूएस जब बबल बस्ट हो जाता है तो वहाँ पे उसको नॉर्मलाइज करेंगे। इम्पैक्ट ऑन रशिया, रशिया सऊदी कोऑर्डिनेशन ओपेक रिमेन्स क्रूशियल, यूएस में ट्राई टू वीकन रशिया सऊदी ऑयल डिप्लोमेसी। रशिया भी वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल है। हम अभी सबसे ज़्यादा ऑयल कहाँ से खरीद रहे हैं? रशिया से खरीद रहे हैं, ठीक है। सो इम्पैक्ट ऑन मिडल ईस्ट, रीडिफाइंड बैलेंस बिटवीन ईरान एक्सिस, यही ईरान एक्सिस, ईरान, रशिया, चाइना, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, इसमें 6 कंट्रीज हैं। पता है ना आपको कौन से 6 कंट्रीज हैं? मैप देखते हैं, उससे आपको पता चलेगा कौन कौन से 6 कंट्रीज हैं। ओके, ये नहीं यार, ये देखिए, ये है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। यहाँ पे कंट्री का देखिए, ओह शिट, हाँ यहाँ पे देख सकते हो आप, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, ये सब मेंबर है जो कि पर्शियन गल्फ से बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन है वो? कुवैत है, कलर चेंज कर लेते हैं, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 कंट्री है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के मेंबर। इजराइल, टर्की, ये सब रिलेशन अच्छे करेगा, ठीक है। इम्प्लीकेशन ऑन इंडिया, इंडिया पे क्या इम्प्लीकेशन है? इंडिया इम्पोर्ट 17 to 18% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया। यूएस सऊदी स्टेबिलिटी हेल्प्स इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी। हाउ? यूएस खुद इंडिया के पीछे पड़ा है, पता नहीं क्यों। A stronger US Saudi presence in the Gulf reduces China's leverage। हाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन कंपनीज इन नियॉन सिटी, कंस्ट्रक्शन, IT सर्विस, रिन्यूएबल एनर्जी। इंडियन डायस्पोरा 2.4 मिलियन इन सऊदी अरेबिया, बेनिफिट्स फ्रॉम इकोनॉमिक बूम। हाँ, ये सब बेनिफिट हो सकता है। ओके, डिप्लोमेसी, इंडिया बैलेंसिंग बिटवीन यूएस। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप को मिलना ज़रूरी है, दोनों का बात करना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमारा जो इकोनॉमी है अभी बहुत ये हो गया, कितना हो गया है? 89.22 हो गया है,
ठीक है। $1 इज इक्वल टू $1 इज इक्वल टू 89 रुपीज़, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ईरान, सऊदी अरेबिया, इजराइल बिकम्स मोर डेलिकेट। यूएस सऊदी पार्टनरशिप में इन्फ्लुएंस I2U2 कौन कौन है पता है ना, इंडिया और इजराइल, यूएसए और यूके है ना, यूएस एंड यूए, नॉट यूके, यूए। आईमैक तो आपको पता ही है, ठीक है। आईमैक का एक मैप देखते हैं, इससे क्लैरिटी होगा। आईमैक, ये रहा आईमैक, ठीक है, ये रहा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कब आया था? 2023 में आया था, ठीक है। सो ये है एनर्जी मार्केट, यूएस सऊदी। तो ये सब कुछ है जो बेनिफिट कर सकता है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं पॉश एक्ट के बारे में, थोड़ा सा पॉश एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पॉश एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट वुमेन्स वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट, ओके। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। बैकग्राउंड, वाई पोश वाज नीडेड। पोश एक्ट 2013 में आया, एमर्ज फ्रॉम विशाखा गाइडलाइन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, ग्रोइंग केसेस हरासमेंट एट वर्क प्लेस, डिमांड फॉर फॉर्मल मैकेनिज्म, इट मैंडेट्स इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, कि हर एक कंपनी में एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होना ही चाहिए जो पोश एक्ट को एड्रेस कर सके, ओके। वर्क प्लेस सेंसिटाइजेशन, रिड्रेसल मैकेनिज्म, प्रिवेंट मेजर्स बट कन्विक्शन रेट रिमेन्स वेरी लो। आपको पता है पोश एक्ट में कन्विक्शन रेट बहुत लो है, इसके वजह से वुमेन्स को बोलता है कि आप पैसे के लिए कर रहे हो, ठीक है, ये सब वगैरह करते हैं। तो बहुत से जो वहाँ पे कन्विक्ट प्रूफ नहीं हो पाता, तो उसी के लिए जो पोश एक्ट है वहाँ पे कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। पोश एक्ट में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, तो डिस्कस करेंगे क्या चेंजेस की ज़रूरत है, ओके। सो आर्टिकल की आर्गुमेंट, क्रिटिक्स ऑफ पोश एक्ट, flawed concept of consent. The act only mentions consent, not informed consent or free consent. यहाँ पे सिर्फ मेंशन, अगर कंसेंट के साथ किया हो तो ठीक है, लेकिन ये सब मेंशन नहीं, इन्फॉर्म कंसेंट। प्रॉब्लम, कंसेंट ऑब्टेन थ्रू इमोशनल मैनिपुलेशन, जैसे मैं आपका प्रमोशन करा दूंगा, फिर वो हरास होने के लिए कंसेंट दे देती है, ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट यहाँ पे हो बोल रहा हूँ इमोशनल मैनिपुलेशन, कि मैं तरक्की दे दूंगा, प्रमोशन कर दूंगा, ठीक है, उसके बाद यूज़ करके छोड़ देते हैं। थ्रेट टू एकेडमिक और प्रोफेशनल हार्म, कि अगर किसी का कंप्लेन, अगर तुमने मेरा कंप्लेन किया मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अगर वो लो इनकम बैकग्राउंड से है तो वो अपनी नौकरी बचाने के लिए अपना मुंह बंद रखती है, तो ऐसे ऐसे हरासमेंट होता है, ठीक है। अथॉरिटी इम्बैलेंस, जिसका अथॉरिटी हाई है वो तो दादागिरी करता ही, is invalid but the law does not clearly recognize this. एग्जाम्पल देखिए, आपको पता है कंसेंट से जो हरासमेंट होता है, अभी आपने एक न्यूज़ सुना होगा, ये वाला देखिए कहाँ पे है, हाँ, 4-year-old girl sexually harassed in Mumbai school, female staff held, MCD school principal suspended after transfer over sexual harassment एलिगेशन, इंक्वायरी अंडरवे, ठीक है। तो ये सब देखिए। एग्जाम्पल, स्टूडेंट टीचर एम्प्लॉय बॉस रिलेशनशिप में अपीयर कंसेंशुअल, मतलब रिलेशनशिप होते हैं लेकिन धोखा देना, हरास करना, ठीक है, तो ये सब पोश एक्ट में कवर है। और बहुत से यहाँ पे रहता है ना कि आपने बहुत से क्राइम पैटर्न भी देखा होगा कि कुछ कुछ झूठ भी रहता है, बट आर फंडामेंटली इम्बैलेंस्ड, ठीक है। Perpetrators exploit this gap and the law struggle to recognize psychological coercion. कुछ लॉ में फ्लॉस हैं, उसको जो परपेट्रेटर्स रहते हैं उसको लूप होल्स को देखते हैं कि यहाँ पे ये हो सकता है, तो क्या कहते हैं, वही तो इमोशनल मैनिपुलेशन करते हैं कि उसने कंसेंट दिया तो ही मैंने छेड़ा, यही है ना। ट्रीट ऑफ एकेडमिक और प्रोफेशनल हार्म, जैसे एकेडमिक प्रोफेशन में है, जो अभी मैंने बताया है कि जो स्कूल में होता है हरासमेंट बच्चों पे, वहाँ पे क्या है, अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा, जो तुम 10th का एग्ज़ाम देने वाली हो वहाँ से निकाल दूंगा, तुम एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, तो बच्चे बोल नहीं पाते, ठीक है। तो ये सब कुछ लूप होल्स है, जिनका फ़ायदा उठाया जाता है, ठीक है, जो परपेट्रेटर्स फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे
डू यू हैव एनी प्रूफ, आर यू एग्जैजरेटिंग, डू यू प्रोवोक हिम, डू यू नीड टू स्किप द कॉर्पोरेट लैडर, डू स्किप द कॉर्पोरेट लैडर। आप देख रहे हो, स्किप मतलब हो ये भी हो सकता है ना कि छलांग लगाना। आर यू, व्हाट आर यू वेयरिंग, ठीक है, ये सब भी होता है। और भी आगे है, मतलब आप देख रहे हो पोस्ट एक्ट में कितने फ्लॉस हैं। देखिए, इमोशनल मैनिपुलेशन, रिकॉग्नाइज्ड हार्म इज नॉट इक्वल टू रिकॉग्नाइज्ड। हरासमेंट टुडे इंक्लूड्स ग्रूमिंग कैसे, सच धज के एकदम आगे बोलेंगे, अरे तुम तो मुझे ये कर रही हो, हाँ रिझा रही हो, यही तो लिखा हुआ है। मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग बताओ क्या होता है। इसमें बोलते हैं तुम झूठ बोल रही हो, प्रूफ क्या है तुम्हारे पास, ऐसे बात करते हैं, तुम्हारा प्रूफ क्या है ये मुझे बताओ, है कि नहीं। तुम झूठ बोल रही हो, तुम उस समय वहाँ पे थी और तुम ये झूठ बोल रही हो, कैमरा का तुम्हारे पास क्या है, मतलब ये वीडियो फुटेज है क्या, तुम झूठ बोल रही हो। ऐसे करके गैस लाइटिंग होता है, मतलब उसको बहला देते हैं। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, इमोशनल एब्यूज, बट पोस्ट थ्रेट हरासमेंट मोस्टली इन फिजिकल एंड ओवर्ट बिहेवियर टर्म्स, दिस लीव अ बिग गैप्स। तो देख रहे हो कहाँ पे गैप है, पोस्ट एक्ट में कहाँ पे गैप है, ये देखो। लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग कंप्लेंट्स, मेजर फ्लॉ, द एक्ट सेज कंप्लेंट शुड बी फाइल्ड विद इन 3 मंथ। जिसके साथ हरासमेंट होता है ना, उसको कभी कभी उभरने में ही 3 से 4 मंथ लग जाते हैं। वो कंप्लेंट कब तक करेगी, है कि नहीं। वाई दिस इज अनरियलिस्टिक, विक्टिम ऑफन प्रोसेस ट्रॉमा स्लोली, हरासमेंट फ्रीक्वेंटली ऑकर्स इन पावर इम्बैलेंस इंस्टीट्यूशन इकोसिस्टम, एविडेंस में सरफेस मच लेटर, fear of retaliation delay reporting, 3 month timeline shield perpetrators and weakens the cases। ठीक है, weakness in terminology, the act respondent को बताओ, वहाँ पे respondent दिया गया है जबकि accused देना चाहिए, accused instead of accused, this dilutes seriousness, institutional acknowledgement of doing victim conflict, language shapes perception and institution। मतलब जिसने क्राइम किया है, जिसने हरास किया है, उसको क्या बोलते हैं, रिस्पोंडेंट बोलते हैं, जबकि एक्यूज्ड बोलना चाहिए। ठीक है, जब उसको विक्टिम बोलते हैं और इसको रिस्पोंडेंट बोलते हैं, इसको भी तो एक्यूज्ड बोलो, शी इज अ विक्टिम, ही इज द एक्यूज्ड, है कि नहीं। इनएडिक्वेट डेफिनेशन ऑफ हरासमेंट, सीरियसली डेफिनेशन भी बहुत ये है। वेयर डज हरासमेंट एंड एंड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर begin, where does harassment end and inappropriate behavior begins। the act lack clarity on online harassment कैसे कैसे है। आप अगर ये इंस्टाग्राम वगैरह खोल रहे हो, ठीक है, इंस्टाग्राम में ऑनलाइन एब्यूज़ कितने होते हैं, आप कभी कमेंट सेक्शन में पढ़ो कि ऑनलाइन हरासमेंट क्या होता है। अगर किसी ने अच्छी साड़ी भी पहनी है तो उसके भी अलग अलग टाइप के कमेंट आते हैं। ठीक है, ऑनलाइन हरासमेंट हो गए, कमेंट आप खाली पढ़ना। वर्बल मैनिपुलेशन आपको पता ही है। एकेडमिक कोर्शन, जो मैंने बताया कि मैं तुम्हें फेल कर दूंगा, 10वीं में हो, तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इनफॉर्मल पावर डायनामिक्स, बॉस है नौकरी से निकाल देगा, ये सब होता है ना। दिस बिकम्स वर्स इन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वेयर प्रोफेसर होल्ड एकेडमिक ग्रेडिंग एंड करियर पावर, स्टूडेंट फियर रिटेलिएशन। जो मैंने आपको बताया, वही 10वीं में हो, एग्जाम लिखने नहीं दूंगा, 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा, फिर बच्चे कुछ बोल नहीं पाते। ओके, इंटर इंस्टीट्यूशनल मिसकंडक्ट लूपहोल, इफ एंड एक्सक्यूज मी गाइस, व्हाट्स द टाइम। ओके, इफ एन accused professor moves from one institution to another, there is no mechanism for sharing past complaints, repeat offenders go untracked, this is dangerous loophole। मतलब ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन उसका जो ये रहता है ना कि यहाँ पे वो हरासमेंट की वजह से ट्रांसफ़र हो, ये नहीं आता, मतलब वहाँ पे भी हरास कर सकता है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, सो डिजिटल एविडेंस चैलेंज, मोस्ट हरासमेंट इन 2025 हैपन थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस। आपको पता है एक आया था कि आप 9 बजे के बाद किसी को मैसेज नहीं कर सकते अननोइंगली, ये हरासमेंट ही है। डिलीटेड चैट्स, एक ही साथ डिलीट चैट, अननोन, पता नहीं क्या हो सकता है कि नहीं, अननोन नंबर से 10 बार डिलीट चैट, अगर आप पढ़ोगे तो कैसा लगेगा सोचो। स्क्रीनशॉट रखे रहते हैं ना कुछ दोस्त लोग, अब स्क्रीनशॉट की वजह से आपने एक न्यूज़ सुना होगा, दिल्ली में एक यूपीएससी एस्पिरेंट को जला के मारा, स्क्रीनशॉट की वजह से और वीडियो फुटेज की वजह से। एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, डिसअपियरिंग फोटोज, सोशल मीडिया डीएम्स, ठीक है, ऑफन लैक टेक्निकल ट्रेनिंग, हाँ ये सब भी थोड़ा ये रहता है
जो इंटरनल का जो कमिटी रहता है कि टेक्निकल ट्रेनिंग रहता है, फॉरेंसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत लो रहता है। द आर्टिकल से पोस्ट एक्ट मस्ट अपडेट डिजिटल प्रोटोकॉल अर्जेंटली। पोस्ट एक्ट में चेंजेस की ज़रूरत है क्योंकि बहुत से ऐसे हरासमेंट है जो अनचेक्ड रह जाते हैं। सो मैलिशियस कंप्लेंट क्लॉज मिसयूज्ड, पोस्ट अलाउ पनिशमेंट फॉर फॉल्स मैलिशियस कंप्लेंट बट इंस्टीट्यूशन मिसयूज इट, इंटीमिडेट विक्टिम्स, डिस्करेज रिपोर्टिंग, रिटेलिएट अगेंस्ट कंप्लेंट्स, दिस क्रिएट फियर एंड साइलेंस। ठीक है। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम चाइना का। जैसे हम बात कर रहे थे कि चाइना का लोन के ऊपर हम बात करेंगे, चाइना ने किसको किसको लोन दिया है, कितना लोन दिया है, डेब्ट ट्रैप कैसे करता है, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। ये सब कुछ मैप है। यूएसए को सबसे ज़्यादा लोन दिया हुआ है, यूएसए को सबसे ज़्यादा लोन दिया हुआ है 201 बिलियन। ठीक है। इंडिया को 11 बिलियन दिया हुआ है, इंडिया को कितना 11 बिलियन दिया हुआ है। आप अगर देखो ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, इंडिया को 11 बिलियन दिया हुआ है, रशिया को 171 बिलियन दिया हुआ है, चाइना ने दिया हुआ है सबको लोन। सो ये है कुछ, देखते हैं। यूएस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया को 130 बिलियन, वेनेजुएला, पाकिस्तान, वेर इज इंडिया, इंडिया चलो थैंक गॉड टॉप 25 में तो नहीं है, नहीं मतलब और भी नीचे होगा। ओके। सो देखते हैं क्या है की टेकअवे आउट ऑफ आर्टिकल 1 ग्लैंस समरी। 200 चाइना ने 201 ट्रिलियन 2.1 ट्रिलियन लोन दिया है चाइना ने टू ओवर 80% ऑफ द वर्ल्ड्स कंट्री। 80% दुनिया के देश को लोन दिया है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 200 के आसपास कंट्री है, तो 80% कितना हुआ, 160 कंट्रीज को लोन दिया है। और जो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, इस बंदे को सबसे ज़्यादा लोन दिया हुआ है। All entities have 200 billion to US. Project alone, US is the largest recipient. ठीक है, प्रोजेक्ट ग्लोबली फाइनेंस बाय चाइना, सबसे ज़्यादा रेसिपिएंट 200 बिलियन यूएस को मिला हुआ है। 75% ऑफ चाइनीज लोन टू यूएस आर कमर्शियल लोन, ओनली 25% आर डेवलपमेंट लोन। कमर्शियल लोन मतलब कंपनीज को लोन वगैरह दिया है। ठीक है। डेवलपमेंट मतलब वाले मतलब ये सरकार को लोन दिया हुआ है, जिसमें सरकार डेवलपमेंट वर्क करे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बनाए, तो यूएस लोन दे रहा है। चाइना's BRI शेयर्स लोन हैज़ फॉलोन फ्रॉम 75 to 25% रिसेंटली। लो इनकम कंट्रीज टाइपिकली एनुअल चाइनीज फाइनेंशियल 5.7 बिलियन। हाई इनकम कंट्री रिसीव द लार्जेस्ट इंडिविजुअल लोन। हाई इनकम कंट्रीज को सबसे ज़्यादा लोन दिया है। अब देख लो वेनेजुएला वगैरह ये सब सबको दिया हुआ है, अंगोला, पाकिस्तान, वेनेजुएला, ऑस्ट्रेलिया, ये सब सबको लोन दिया हुआ है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाई इज चाइना गिविंग सो मेनी लोन्स। स्ट्रैटेजी एनालिस्ट, चाइना यूज लोन्स एज अ जियो इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी। चाइना स्ट्रैटेजिक मोटिवेशन एक्सपैंड सॉफ्ट टू हार्ड पावर। चाइना सॉफ्ट हार्ड पावर यूज़ करता है ना, कि पहले पैसा दो, कि जब लोन ना दे उसकी ज़मीन छीन लो। श्रीलंका के साथ क्या हुआ था, हम्बनटोटा, श्रीलंका का हम्बनटोटा जो पोर्ट है ना, हम्बनटोटा पोर्ट, ये 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया है। 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया है चाइना ने। ठीक है, डेब्ट ट्रैप में फंसा के। तो मोस्ट लोन गो टू चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स, जितने चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर जो यूएस में है, चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, चाइनीज इक्विपमेंट सप्लाईज, secure access to resources, loans often tied to oil, minerals, mining, concession and port access, कि हमें पोर्ट का एक्सेस दे दो, माइनिंग कंसेशन दे दो, हमें ऑयल फ्री में दो। ठीक है। चैलेंज वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाइना ऑफर फास्ट अप्रूवल। चाइना की एक खास बात है, ये बिजनेस तुरंत ओपन करता है, बिजनेस तुरंत वाइंड अप भी कर देता है। हमारे इंडिया में बिजनेस वाइंड अप करने के लिए 3 साल लग जाते हैं, चाइना में 3 दिन में हो जाता है वाइंड अप करना, क्योंकि जब बिजनेस जल्दी वाइंड अप होता है ना, तुरंत ही नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कमर्शियल रेट, प्रमोट युआन इंटरनेशनलाइजेशन। अभी युआन जो है ना, 13% ग्लोबल ट्रांजैक्शन युआन से होता है। ठीक है। ग्रेजुएट रिड्यूस डॉलर डिपेंडेंसी। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा किसको है, यूएस को 201 बिलियन, रशिया 171, ऑस्ट्रेलिया 72, यूके 61, इंडिया 11 बिलियन। हालांकि इंडिया बहुत नीचे है। ठीक है। यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है ये टॉप 5 नहीं है, ये टॉप 5 नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये है सबसे बड़ा रिसिपिएंट यूएसए, फिर रशिया, ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, पाकिस्तान, अंगोला, कजाकिस्तान, बंगलादेश, ये सब बहुत है।
तो इंडिया यहाँ पे टॉप 25 में भी नहीं है, ठीक है, इंडिया टॉप 25 में भी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हाँ हाई इनकम वर्सेस लो इनकम बोरोवर्स। चाइना से जितने भी कंट्रीज हैं सब हाई इनकम कंट्रीज हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हाई इनकम कंट्री, यूके ने लोन लिया है, रशिया ने लोन लिया है, ये सब तो हाई इनकम कंट्रीज है ना। सो 2015 आफ्टर 2015 हाई इनकम कंट्रीज अगेन डोमिनेट ड्यू टू स्ट्रैटेजिक कमर्शियल प्रोजेक्ट, BRI शेयर फॉल फ्रॉम 75 to 25%। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत भी वो बहुत से कंट्रीज़ को लोन दे रहा था, ठीक है, कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे पोर्ट बनाएंगे, रोड का कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, रेल बनाएंगे, है कि नहीं। बोला कि हमारे पास है, आप लोन दो, लोन का पैसा वापस लो, जाओ। इटली ने भी देखा, इटली ब्राज़ील ये सब BRI से बाहर आ गए, ठीक है। दिस शो चाइना's मूविंग फ्रॉम डेवलप्ड कमर्शियल लैंडिंग टू कंसेंशल प्रॉफिट मेकिंग। अब प्रॉफिट मेकिंग, अब ये कौन से किसको देता है, अभी लो डेवलपमेंट कंट्री 2015 तक ये डेवलप कंट्रीज में सबको दे रहा था जिसको चाहिए था, लेकिन 2015 के बाद जो अनडेवलप्ड कंट्रीज है ना, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, नाइजीरिया हो गया, बोट्सवाना हो गया, जाम्बिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, इनको देने लगा लोन। अब इनसे पैसा लेना इसके लिए खाने की बात है कि अगर पैसे नहीं देगा तो अपना मिनरल का जो है माइंस है मेरे हवाले कर दो, ऐसे कर रहा है। Low income countries, a typical low income countries receive 5.7 billion per year. Loan go to infrastructure, social development, public project, but 80% success in repayment. Many struggle due to debt burden. China often restructure long-term political leverage. इसी में श्रीलंका, मालदीव्स ये सब फंस चुके हैं। ओके, नेक्स्ट चाइना's loan model, structural characteristic, commercial loan majority. हाई इंटरेस्ट रेट, फास्टर डिस्पर्सल, टाइड टू चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स। आपको पता है ना, चाइना के लोग भी डायस्पोरा में नंबर तीसरे पे आते हैं, सबसे ज़्यादा इंडियन, सेकंड मैक्सिको, थर्ड चाइनीज़ पे आते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड फैले हुए हैं। ये वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, तो चाइना उन्हीं को लोन देता है, लेकिन वो तो कंट्री में ना, उसका सिटीजनशिप वहाँ का है। बट चाइनीज़ का मतलब एथनिकली चाइना से बिलोंग करते हैं, तो चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर हुए। हाई प्रॉफिट फॉर चाइनीज बैंक, डेवलपमेंट लोन माइनॉरिटीज 25, मोस्टली BRI फ्लैगशिप लोन, फोकस ऑन लो इनकम नेशन। दिस लोन्स हैव हायर पॉलिटिकल वैल्यू। हायर पॉलिटिकल वैल्यू कैसे, BRI से इसकी प्रेजेंस बढ़ रही है, चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है। डेप्ट ट्रैप डेवलपमेंट, इज इट रियल, ऑफकोर्स इट इज रियल, क्योंकि 2015 के बाद इसने क्या प्रॉफिटेबल लोन देना शुरू कर दिया। इसने क्या किया, प्रॉफिटेबल लोन देना शुरू कर दिया। किसको, अंडर डेवलप कंट्रीज को, जिम्बाब्वे हो गया, ये सब कंट्रीज को लोन देना शुरू कर दिया। जब ये सब कंट्रीज को लोन देगा तब इनका ज़मीन हथिया लेगा, है कि नहीं। सो मैनी लो इनकम कंट्रीज मोर्टगेज नेशनल एसेट, जैसे मैंने बताया हम्बनटोटा पोर्ट, ये श्रीलंका का, ठीक है। प्लस नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे माइंस हो गया, ठीक है, माइंस हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखो जिबूटी में चाइना का अपना मिलिट्री बेस है, चाइना का अपना मिलिट्री बेस है। ये कैसे हुआ, क्या जिबूटी ने अपने आप नहीं देखे चाइना आप मेरे भाई हो आप ले लो, नहीं, डेट ट्रैप में फंस के जिबूटी ने अपने लैंड दिया, तब चाइना ने वहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बनाया, ठीक है। टुक लोन्स विद हाई इंटरेस्ट, बिकेम डिपेंडेंट ऑन चाइनीज कंपनीज। केस एग्जाम्पल, डू नॉट इन आर्टिकल बट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, श्रीलंका हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर लीज, जाम्बिया डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग डिलेस। देखो ये पाकिस्तान राइजिंग CPEC डेप्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में 62 बिलियन डेप्ट हो चुका है, मतलब पाकिस्तान तो ऑलरेडी डूब चुका है, पाकिस्तान को कल इंडिया चाहे तो खरीद सकता है पूरा का पूरा। लाओस रेलवे डेप्ट 65% ऑफ GDP। लाओस पता है, लाओस कंबोडिया जो अपना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बगल में है। बट आर्टिकल डेटा शोज चाइना lends more wealthy countries than poor ones, weakening the simplistic debt trap। बट डेप्ट ट्रैप तो 2015 के बाद शुरू किया ना इसने, है कि नहीं। नेक्स्ट ग्लोबल इम्प्लीकेशन, IMF वर्ल्ड बैंक चैलेंज। चाइना डायरेक्टली IMF और वर्ल्ड बैंक को चैलेंज कर रहा है कि तुमसे ज़्यादा मैं लोन देता हूँ। चाइना इज नाउ पैरेलल फाइनेंसर, USA को भी लोन दे रहा है, मतलब सोच रहे पैरेलल फाइनेंसर टू IMF एंड वर्ल्ड बैंक, क्रिएट्स अल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल विथ फ्यूअर ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट, डिप्लोमेसी थ्रू डेप्ट, वोटिंग सपोर्ट इन UN, एक्सेस टू पोर्ट एंड बेस।
वोटिंग सब, क्योंकि चाइना यही बोलता है कि मैंने तुम्हें लोन दिया है ना, यूएन में मुझे सपोर्ट करो। वोटिंग सपोर्ट इन द यूएन, किसी भी कंट्री को बोलता है यूएन में मुझे सपोर्ट करो। एक्सेस टू पोर्ट एंड बेसेस, जैसे हम्बन टोटा पोर्ट हो गया, जिबूटी का एयर बेस हो गया, आपका मिलिट्री बेस हो गया। पॉलिटिकल अलाइनमेंट, कि अगर कहीं भी मुद्दा उठे तुम मेरे साथ होना, ठीक है। राइज ऑफ मल्टीपोलर फाइनेंस वर्ल्ड, यूएस एंड यूरोप नो लॉन्गर डोमिनेट ग्लोबल कैपिटल फ्लो। अब कौन डोमिनेट कर रहा है? चाइना डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन इंडिया। इंडिया रिसीव 11 बिलियन, एवरेज मोर रिलेटेड टू यूएस रशिया। रीजन स्ट्रैटेजिक राइवलरी, इंडिया अवॉइड्स BRI, इंडिया प्रेफर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, सिक्योरिटी कंसर्न। इंडिया ने क्या, चाइना पे डिपेंड नहीं रहा है इंडिया, कभी नहीं। चाइना स्ट्रैटेजिक राइवलरी के कारण उससे लोन नहीं ले रहा है। दूसरा, अवॉइड BRI, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। आपने सुना होगा कि व्हाट इज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, आपने अगर सुना होगा तो व्हाट इज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स? ये देखिए, ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। चाइना ने इंडिया को हर तरफ से घेर रखा है। यहाँ पे मालदीव्स हो गया, ये हम्बन टोटा पोर्ट हो गया, यहाँ पे कुछ पोर्ट्स हैं, सबसे बेस्ट ये वाला, ठीक है। देखिए, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश में, म्यांमार में सितवे पोर्ट, ये ग्वादर पोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जिबूटी है, नहीं यहाँ पे जिबूटी है, यहाँ पे इसका खुद का बेस है, ठीक है। तो इंडिया को घेर रखा है, लेकिन इंडिया भी कम नहीं है। इंडिया ने इसको क्या किया, ये है नेकलेस ऑफ डायमंड। हमने भी तो इसको घेर रखा है। चाबहार पोर्ट हमारा है, दुक्कम पोर्ट में हमारा है, ये एजम्पशन आइलैंड जो सीचीज में, उसमें भी हमारा कंट्रोल है। हमारा सबांग पोर्ट जो इंडोनेशिया में, ये है हमारा, क्या बोलते हैं इसको, अंडमान निकोबार में हमारा भी पोर्ट बनने जा रहा है। इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है ना, उसको क्लियर करो, बनाओ वहाँ पे पोर्ट, ठीक है। चांगी, सिंगापुर, वियतनाम, यहाँ पे मंगोलिया में हमारा एयर बेस है, ठीक है। फुली नॉट अंडर इंडिया कंट्रोल, लेकिन हाँ एयर बेस है, ठीक है। तजिकिस्तान में भी हमारा है, ये एयर बेस है, तजिकिस्तान हो गया, ठीक है, वहाँ पे है। तो पाकिस्तान के पास कितना है, 62 बिलियन, श्रीलंका 8 बिलियन, नेपाल मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, बांग्लादेश 6 बिलियन। तो ये सब कंट्रीज को इसने फंसा के रखा है। नेक्स्ट, व्हाट डज सीड बिल एंटेल, ठीक है। अब देखिए, अभी समय ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो हम सीड बिल के ऊपर डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा, वहाँ पे सीड बिल के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ये है ना, हम इसके ऊपर डिस्कस तो अभी करेंगे, लेकिन जो इसका डिटेल एनालिसिस है ना, मैं उस पर लगभग 30 मिनट का वीडियो बनाऊँगा, जब तक अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा क्या डिस्कस करेंगे, वाई न्यू सीड बिल, वाई सीड मैटर, सीड डिटरमाइन क्रॉप यील्ड, रिसिलियंस, न्यूट्रिशनल क्वालिटी, फार्मर इनकम, एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो देखिए, सीड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इंडिया फार्मिंग का कंट्री माना जाता है, फार्मर्स का कंट्री माना जाता है। तो ऐसे हमारा बहुत से एक्ट थे पहले भी। तो ये सीड बिल जो है ना, ये रिप्लेस करना चाहता है 1966 के एक्ट को। कौन सा एक्ट था? सीड एक्ट 1966, सीड एक्ट, और सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983, सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983, इसको रिप्लेस करना चाहता है, ठीक है। अब इसको रिप्लेस करने में मतलब बहुत से लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये जो है, ये मेजरली जो कंपनीज है उसके प्रॉफिट के लिए है। बहुत से जो किसान संयुक्त मोर्चा है ना, ये बोलते हैं कि नहीं, ये जो है ये मेजरली जो कंपनीज है उनके प्रॉफिट के लिए है, लेकिन नहीं। इसमें आप देखोगे यहाँ पे, मतलब अभी देखो, Yet quality issues persist, fake seed cause crop losses, technology in seed science has changed drastically since 1966. यूएसए ना सीड को कंट्रोल करता है, इसीलिए यूएसए का 2% जो पॉपुलेशन है, जस्ट 2% एग्रीकल्चर में, और दुनिया में एग्रीकल्चर में जैसे मेज़ हो गया, ठीक है, मेज़ हो गया, और बहुत से ऐसी चीज़ें जो यूएसए को बहुत ज़्यादा इनकम देता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर से भी अच्छे खासे इनकम आते हैं उसके। आगे थोड़ा देखते हैं हिस्ट्री ऑफ सीड रेगुलेशन। ये देखिए, अटेम्प्ट टू रिफॉर्म 3 बार अटेम्प्ट हो चुके हैं।
सीड बिल इंट्रोड्यूस बट स्टॉल्ड। 2019 में सीड बिल रिवाइज बट अपोज्ड बाय फार्मर ग्रुप। ठीक है, अभी ये नया है, न्यू ड्राफ्ट सीड बिल रिलीज ऑन नवंबर 12, 2024। आपने 2019 में जो फार्मर का प्रोटेस्ट देखा था ना, फार्मर का प्रोटेस्ट, सीड बिल रिवाइज बट अपोज्ड बाय फार्मर ग्रुप। ठीक है, तो यही है सीड क्वालिटी। सीड एक्ट 1966 क्या बोलता है? फर्स्ट नेशनल रेगुलेशन ऑफ सीड क्वालिटी, क्रिएटेड सर्टिफिकेशन सिस्टम, आउटडेटेड बायोटेक्नोलॉजी एरा। सीड कंट्रोल 1986 को भी रिप्लेस करना चाहता है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, डीलर मस्ट लाइसेंस। तो ये सब कुछ यहाँ पे है, उसके बारे में हम तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ नमूना देखा है और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रुपी का जो वैल्यू गिर रहा है उसके बारे में बताया गया है कि रुपी का जो वैल्यू ना बहुत ज़्यादा गिर गया है। अभी रुपी का वैल्यू क्या है पता है अपने इंडिया में? 89.22, और ये 21 नवंबर को ही हुआ, 4 दिन पहले। देख रहे हो, इंडिया हैज डिप्रिशिएटेड 4.3 अगेंस्ट द USD जनवरी दिसंबर, मेकिंग इट द वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी दिस ईयर। एक तरफ इंडिया दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 7.8% के साथ दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और दूसरी तरफ हमारा जो करेंसी उसका वैल्यू गिर रहा है। अब देखो करंट लेवल 89.22 आफ्टर टचिंग 89.6 नवंबर 2। एनालाइज्ड 1 इट में स्लाइड टू 90 USD इफ इंडिया US डील डज नॉट मटेरियलाइज सून। अगर इंडिया और US के बीच में डील नहीं हुआ तो हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, करेंसी -4% कर रहा है। देख रहे हो, इंडोनेशियन रुपी से भी नीचे, फिलीपीन से भी नीचे है हमारा। फिलीपीन का जो पेसो है और इंडोनेशियन का रुपया उससे भी नीचे है। चाइनीज युआन तो, चाइना तो आपको पता ही है अप्रिशिएट करता ही रहता है, क्योंकि चाइना इज द मेजर एक्सपोर्ट इकोनॉमी। चाइना क्या है? एक्सपोर्ट इकोनॉमी, तो ये अप्रिशिएट तो करेगा। जापानीज येन ड्यू टू डोमेस्टिक पॉलिसी, उसका डोमेस्टिक वजह से उसका नीचे है। कोरियन का भी वीक ड्यू टू लोकल पॉलिसी चैलेंजेस, इसकी वजह से उसका नीचे है। लेकिन इंडिया का तो ऐसे भी इन्फ्लेशन ये सब की वजह से पूरा डाउन हो रहा है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन, द INR वीकर दैन द मेजर एशियन फॉरेन रिजर्व एक्सेप्ट स्ट्रक्चरली वीक करेंसीज लाइक JP, मतलब जापानीज और कोरियन। चाइना का तो अप्रिशिएट कर रहा है, ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग सेफ इंटरवेंशन मेकिंग द रेस्ट ऑफ एशिया लुक स्ट्रॉन्गर रिलेटेड टू INR। जितने भी करेंसीज है इंडियन करेंसी से ऊपर परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, कैपिटल आउटफ्लो नॉट करंट, इंडिया करंट अकाउंट इज बीइंग नॉट अलार्मिंग। करंट अकाउंट FPI FDI आउटफ्लो, अभी आपने देखा होगी अपने इंडिया से बहुत ज़्यादा FDI चला गया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फेयर, US टैरिफ एक्शन, जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाया ना हमारा बहुत सा FDI वापस चला गया। ग्लोबल स्लोडाउन, वर्ल्ड तो स्लो डाउन है कोविड-19 के बाद से ही। अनसर्टेनिटी ओवर इंडिया US ट्रेड डील, दिस अलाइन विद द स्टेटमेंट INR वीकेंड इज बिकॉज ऑफ कैपिटल आउटफ्लो नॉट करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये सब है। स्ट्रेंथिंग US डॉलर, US अप्रिशिएटेड बाय 3.6% इन द लास्ट 2 मंथ। स्ट्रॉन्ग डॉलर पुट्स प्रेशर ऑन ऑल द emerging market currencies including India. This impact INR more because India is commodity and gold import dependent. इंडिया सबसे ज़्यादा गोल्ड और क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है इस वजह से, और जो गोल्ड का प्राइस है ये इंटरनेशनली डिसाइड होता है, इसीलिए हमारा ये है ये वल्नरेबल है। अ स्ट्रॉन्ग US हायर इंपोर्ट बिल वर्सन ट्रेड डिफिजिट, जितना भी हमारा ट्रेड बिल ज़्यादा होगा ना उतना हमारे लिए खतरनाक है। Twin external shock, US tariff on India, skyrocketing precious metal price, the worsen mechanics trade deficit, weaken INR. The Trump tariff impact on India, 50% tariff on Indian export। जैसे ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया ना, हमारे बहुत से जो जेम्स एंड ज्वेलरीज है, श्रिम्प्स है, टेक्सटाइल है, इसके ऊपर जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उसके वजह से भी इम्पैक्ट हुआ है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट, गोल्ड का जो है ना, गोल्ड का वैल्यू भी बढ़ गया, और गोल्ड का डिमांड जो भी अपना धनतेरस में कितना गोल्ड का डिमांड होता है कि नहीं? पाकिस्तान की GDP के इतना डिमांड हो जाता है, समझे? गोल्ड प्राइस स्काईरॉकेटेड ग्लोबली, जियोपॉलिटिकल टेंशन, 200% इंक्रीज इन गोल्ड डिमांड इन अक्टूबर। देख रहे हो, अक्टूबर यानी दिवाली, ठीक है, दिवाली टाइम पे जो अपना धनतेरस था। गोल्ड इन्वेस्टमेंट थ्रू गोल्ड ETF सोल्ड
गोल्ड इंपोर्ट विल स्पाइक 14 बिलियन इन अक्टूबर। सिर्फ अक्टूबर में 14 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट हुआ। तो ये सब है मैकेनिज्म, ह्यूज गोल्ड इंपोर्ट, हाई डॉलर डिमांड, रुपी डेप्रिशिएट। तो ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से हमारा जो करेंसी है रुपी है ये डेप्रिशिएट हो रहा है। वाई डज गोल्ड मैटर फॉर मतलब इंडियन रुपी? इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। गोल्ड इंपोर्ट वर्सन करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है, ट्रेड डेफिसिट लीडिंग टू रुपी प्रेशर। आरबीआई डिफेंस एंड मार्केट ये 88 पॉइंट लेवल तक हो गया था, ठीक है, बट द रुपी ब्रोक थ्रू द ड्यू, हैवी आउटफ्लो, टैरिफ शॉक, जो ट्रम्प का 50% टैरिफ है इसने शॉक दिया, स्ट्रॉन्ग यूएस डिमांड, यूएस डॉलर का तो डिमांड है ही, ठीक है, यूएस डॉलर कितने से बढ़ा? 3.4% से बढ़ा और हमारा इंडियन रुपी 4.3% से घट गया, ठीक है। आफ्टर टचिंग 89.66 यार रिकवर स्लाइटली टू 89.22 ड्यू टू पॉसिबल आरबीआई इंटरवेंशन, शॉर्ट टर्म करेक्शन, एक्सपेक्शन ऑफ टॉक, मतलब ट्रम्प के बीच और अपने मोदी साहब के बीच टॉक होना ही चाहिए, अदरवाइज ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। स्ट्रक्चरल इशू बिहाइंड रुपी वीकनेस, इवन थॉ इमीडिएट फैक्टर्स ट्रिगर्ड और शार्प फॉल, आईएनआर सफर फ्रॉम स्ट्रक्चरल वल्नरेबल, हैवी डिपेंड्स ऑन इंपोर्ट, हम सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, है ना, गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, मेक्स इंडिया हाईली सेंसिटिव टू यूएसडी मूवमेंट, लैक स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस, चाइनीज़ करेंसी, कोरियन करेंसी, जापानीज़ करेंसी, चाइनीज़ करेंसी तो अप्रिशिएट कर रहा है, वीक मैन्युफैक्चरिंग बेस, हमारा जो इकोनॉमी है मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है, सर्विस सेक्टर बेस पे है, इसीलिए हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। व्हाट कैन स्टेबलाइज रुपी? सक्सेसफुल इंडिया यूएस ट्रेड डील, जब तक इंडिया और यूएस का ट्रेड डील नहीं होता हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी ये गिरता ही रहेगा, ठीक है। हालांकि हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे कि जो रुपी का वैल्यू गिरना और बैठना इससे फ़ायदा भी है नुकसान भी है एक तरह से, इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि बॉन्ड से भी क्या असर पड़ता है, डी डॉलराइजेशन के बाद में डिस्कस करेंगे, जो भी जब हम इकोनॉमी के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे ना डी डॉलराइजेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। स्माइल कर्व के बारे में बात करेंगे, स्माइल कर्व ये भी डॉलर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से इंडिकेटर्स हैं और बहुत से इंडेक्स हैं जो इंडिया का जो करेंसी है उसका वैल्यू अप्रिशिएट और डिप्रिशिएट कराता है। तो ये सब कुछ है, पुट टैरिफ बैरियर, बूस्ट एक्सपोर्ट अर्निंग, लो ट्रेड डेफिसिट, इंप्रूव इन्वेस्टर सेंटीमेंट, आरबीआई फॉरेक्स इंटरवेंशन टू प्रिवेंट पैनिक ड्रिवन डिप्रिसिएशन, ठीक है, कूलिंग, ये सब है, ओके। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, इन्फ्लेशन है, वीक आईएनआर, कॉस्टली इंपोर्ट, इन्फ्लेशन राइज, हायर फिजिकल बर्डन बिकॉज बिकम एक्सपेंसिव, ये सब कुछ है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और भी बहुत से इंडिकेटर्स हैं, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में। अभी अरुणाचल प्रदेश है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एलिनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए ये है प्रेमा थोंगडो, अरुणाचल प्रदेश की निवासी है। इनको चाइना के सांघाई में रोक लिया गया। क्यों? बोलते अरुणाचल प्रदेश जो है ये मतलब इस पार्ट ऑफ चाइना ये बोला जा रहा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश है पार्ट ऑफ इंडिया, तो ये भी कंसर्न है, ठीक है। चाइना बोल रहा है ये हमारा पार्ट है, वहाँ का जो भी पासपोर्ट है ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में है, तो सिर्फ मैप में था, इसीलिए इसके ऊपर कल परसों जब डिसीजन वगैरह आएंगे, ये अभी वहीं पे संघाई में है, जब डिसीजन वगैरह आएगा तो हम इसके बारे में देखेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। नाइजीरिया का मैप देख लीजिए, ये नाइजीरिया का मैप है, कौन कौन से कंट्री, बेनिन है, नाइजर है, छाड है, कैमरून है, ठीक है, ये इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज आते हैं, ये आप देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक किल 10 पीपल इन मोस्टली चिल्ड्रन सेज अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया, वहाँ पे 10 लोगों की मौत हो गई। तालिबान और पाकिस्तान का चल ही रहा है टेररिज्म के ऊपर, तो इसके ऊपर जब आर्टिकल लंबा आएगा फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त होता है।